गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग जो विवाह की क्लास कर रहे हैं उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि विलंब से विवाह, लेट मैरिज। तो लेट मैरिज से रिलेटेड जो सूत्र हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस मैम। तो कह रहे हैं कि कई ज्योतिषी ऐसे हैं जो मंगल को कन्या के विवाह का कारक मानते हैं और पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र को मानते हैं। लेकिन कन्या की पत्री में भी शुक्र अगर विपरीत या पाप ग्रहों से आक्रांत हो तो दाम्पत्य सुख में कठिनाइयां आती हैं। सेकंड हाउस में, सेवेंथ हाउस में या फिर प्रकाश पुंज ग्रह जो सूर्य और चंद्रमा है, इन पर शनि का या फिर वक्रीय ग्रहों का प्रभाव आ जाए, प्रभाव कैसे, दृष्टि हो जाए या किसी भी तरह से संबंध आ जाए तो ये विवाह को प्रभावित करते हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि शुक्र और चंद्रमा की युति, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए या फिर शनि और मंगल की युति हो जाए या आपस में कोई ऐसा संबंध हो जाए जैसे परस्पर दृष्टि संबंध हो गया, राशि परिवर्तन हो गया, इवन नक्षत्र परिवर्तन भी, केवल D1 में ही नहीं D9 में भी ऐसी हो जाए तो वैवाहिक सुख में बाधक होती है। तो अब इसमें कई सारी बातें आएंगी तो हम पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ते चलेंगे। पहले हम जानेंगे लगन और सप्तम भाव में शनि के कारण विवाह में अवरोध। शनि की लगन या सप्तम से संबंधित स्थिति विवाह में विलंब को उत्पन्न करती है, विलंब की स्थिति उत्पन्न करती है। यदि शनि लग्न तथा अथवा सप्तम में वक्रीय हो तो विवाह में अधिक विलंब हो जाता है। अब यहाँ पे अगर वो स्वराशि के हो तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब शनि का प्रभाव अधिक हो तो व्यक्ति की जो विवाह है वो 30 वर्ष की आयु से पहले नहीं होता। और यदि शनि का प्रभाव दोनों प्रकाश पुंज ग्रह सूर्य और चंद्रमा पर हो तो विवाह में संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि वैवाहिक संबंध पैदा ही नहीं हो पाता। प्रकाश पुंज ग्रह यानी कि सूर्य और चंद्रमा का शनि से संबंध होना, शनि के नक्षत्र में होना, शनि के साथ एक्सचेंज हो जाए तो ये सब विवाह में अत्यधिक विलंब को उत्पन्न करता है। सेवेंथ लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड शुक्र या मंगल पर शनि का प्रभाव हो तो विवाह में अत्यधिक विलंब हो जाता है। सूर्य तथा शनि द्वारा यदि लग्न, सप्तम भाव, सप्तमेश, द्वितेश, मंगल, शुक्र पाप कर्तृ योग में भी हो तो भी विवाह में बाधाएं, अवरोध आदि उत्पन्न होते हैं। तो ये था शनि का प्रभाव। किस पर? शुक्र पर भी हो सकता है, सेवेंथ हाउस पर हो सकता है, सेवेंथ लॉर्ड पर हो सकता है, सूर्य चंद्रमा पर हो सकता है, सेकंड हाउस, 12th हाउस पर हो सकता है। तो शनि जो है वो विलंब करा देता है विवाह में। सेकंड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे सूर्य तथा शनि का विनिमय यानी कि एक्सचेंज, दृष्टि संबंध या युति विवाह में बाधाएं कैसे उत्पन्न करती है। सूर्य तथा शनि यदि समान अंशों में हो, डिग्री बहुत क्लोज हो, एक दूसरे पर दृष्टि दे रहे हो या फिर एक ही राशि में समान अंशों में हो तो विवाह प्रतिबंधक योग बन जाता है। अब बात आती है तीसरी कि शुक्र और चंद्रमा का क्या सीन है। शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए, दृष्टि आपस में पड़ जाए तो भी विवाह में विलंब की स्थिति बनती है। तब नहीं बनती जब स्वराशि के हो, क्योंकि यहां पर हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए कि अगर स्वराशि के चंद्रमा है या स्वराशि के शुक्र है तो ऐसा नहीं होगा। शुक्र विवाह का कारक है और चंद्रमा के साथ ये शत्रुवत व्यवहार रखता है।
सूर्य भी शुक्र का शत्रु है। यदि शुक्र एवं चंद्रमा की स्थिति ऐसी राशियों में हो जाए जिसमें वे भावों के पूर्ण अनुकूलता ना दे, अथवा शुक्र यदि कर्क राशि में आ जाए, सिंह राशि में आ जाए या चंद्रमा से संबंध बना ले, तो विवाह में विलंब होता है। विवाह में सुख अवरुद्ध होता है। अगर विलंब नहीं भी हो रहा तो सुख नहीं मिलता, सुख का अवरोधन होता है। इसी चीज को अगर हम आगे पढ़ें, यदि 7वें भाव में अथवा लगन में चंद्रमा अथवा तथा शुक्र कर्क या सिंह राशि में समान अंशों पे हो, इन प्लैनेट्स का समान अंशों पे होना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, तो विवाह प्रतिबंधक योग का निर्माण होता है। शुक्र कर्क राशि सिंह राशिगत हो, सूर्य और चंद्रमा शुक्र से सेकंड हाउस या फिर 12th हाउस में हो, तो इसको भी पाप कर्त्री मान लेना चाहिए विवाह के लिए तो खासकर। अब बात आती है वक्रीय ग्रहों की। वक्रीय ग्रह क्या वैवाहिक विलंब का आधार बनते हैं? सेकंड हाउस में, 7th हाउस में या फिर सेकंड लॉर्ड पर या 7th लॉर्ड पर वक्रीय ग्रहों का प्रभाव विलंब देता है। वक्रीय ग्रह की दृष्टि भी आ रही हो ना, विनिमय हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो भी वक्रीय ग्रह उच्च राशिगत हो तो नीच राशि के प्रतिकूल फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार वक्रीय ग्रह नीच राशि में हो तो उच्च राशिगत होने का अनुकूल फल प्रदान करते हैं। ये बात सबको पता है कि अगर कोई वक्रीय ग्रह नीच का हो गया, नीच का हो गया तो वो कैसा फल देगा? उच्च राशि में होने का। और ऐसे ही उच्च राशि में वक्रीय हो गया तो नीच राशि का फल देने लगेगा, उल्टा हो जाता है। मंगल और शनि के बारे में अब बात करते हैं। मंगल और शनि का संबंध तथा विवाह में अवरोध। मंगल की अशुभ स्थिति भी विवाह में विलंब का कारण बनती है। यदि मंगल और शनि एक दूसरे से संबंध बनाते हो तथा उन्हें लग्न अथवा सप्तम भाव का संबंध प्राप्त हो तो भी विवाह में विलंब उत्पन्न होता है। यदि जन्म पत्री में शनि मंगल के मध्य विनिमय परिवर्तन योग हो, यानी कि एक्सचेंज हो, दृष्टि संबंध हो, युति हो, तो प्राय दाम्पत्य सुख में भी अवरोध उत्पन्न होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है यहाँ पर कि सूर्य और शुक्र के मध्य में 43 डिग्री 20 मिनट से अधिक की दूरी हो जाए। देखिए, सूर्य शुक्र से मैक्सिमम 48 डिग्री दूर जा सकता है, ये सबको पता है। उसके बाद वो वक्रीय हो जाएगा। यदि सूर्य और शुक्र के बीच में 43 डिग्री 20 मिनट का फर्क है, 43 डिग्री का मतलब कितना हो गया? एक राशि 13 डिग्री और एक राशि 13 डिग्री 20 मिनट से अधिक का अंतर हो तो विवाह संपन्न ही नहीं होता, अथवा विवाह की सफलता में यह योग अत्यधिक बाधक माना जाता है। तो इनमें बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए। प्रकाश पुंज ग्रह और सप्तमेश पर शनि का प्रभाव आ जाए, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि सप्तमेश पर शनि का प्रभाव आ जाए या फिर प्रकाश पुंज ग्रह सूर्य चंद्रमा पर किसी भी तरह से परिवर्तन हो जाए या कुछ भी हो जाए। कर्क राशि में शनि का आना विवाह में अवरोध पैदा करता है। शनि कर्क राशि में हो तो विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। कर्क राशि में शनि यदि स्वयं के नक्षत्र में स्थित हो तो प्रबल बाधा। यदि शनि मंगल की राशि में युति हो, किसी एक राशि में युति हो जाए तो भी विवाह में प्रबल बाधा विलंब की स्थिति बनती है। शनि और चंद्रमा का संबंध विवाह में विलंब देता है। सप्तमेश अथवा चतुर्थेश का 12वें घर में जाना, दुष्ट भावगत का मतलब हो गया छठे 8वें या 12वें में जाना। सप्तमेश अष्टमेश का आपस में 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज हो जाना।
सप्तम भाव के पाप कर्तरी होने से भी वैवाहिक विलंब देखा जाता है और कई बार शादी नहीं भी होती। तो अब ये हमने कुछ सूत्र पढ़े जो कल के सूत्रों से काफी अलग है। ठीक है, अब इनको हम कुंडली पर लगाकर देखेंगे। ये 3 चार्ट मैंने यहाँ पर लेट मैरिज के सेलेक्ट किए हैं। अभी बच्चों की शादी नहीं हुई है। हम इनके चार्ट्स में ये लगाकर देखेंगे कि क्या ये सूत्र इनके चार्ट पे लग रहे हैं। मीनवाइल किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। मैम, तो हम डिनाइल मैरिज कैसे देखेंगे? तो लेट मैरिज है, डिनाइल के लिए भी अलग अभी देख लेते हैं। अभी इन तीनों बच्चों की शादियां हुई नहीं है। अच्छा, ठीक। देखो क्या होता है कि अगर कोई ऐसा रास्ता दिख रहा है जहां पर शुभता है तो ये कह सकते हैं कि डिनाइल तो नहीं है। हम डिनाइल के भी सूत्र वैसे पढ़ेंगे आगे, हाँ हाँ, पढ़ेंगे। है ना। हाँ। कोई ऐसा रास्ता दिख रहा है जैसे किसी एक जगह पर शुभता दिख गई तो डिनाइल ना होके लेट हो सकता है। तो अभी हमने जो विलंब के सूत्र पढ़े हैं वो हम इन 3 चार्ट्स पे लगाकर देखते हैं, फिर हमें थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। पहला चार्ट ये है। इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें, ये फीमेल चार्ट है, 1996 का बर्थ है। तो फीमेल चार्ट में 1996 के बर्थ को आप क्या कहोगे? और लेट कहोगे, क्या कहोगे? लेट ही बोलेंगे मैम, 30 है। 30 साल के, है ना। तो जब 30 साल के हो गए तो थोड़ा सा देरी की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें सूत्र लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या लगन पर या सप्तम पर या लग्नेश पर या सप्तमेश पर शनि का प्रभाव है। शनि इस चार्ट में वक्रीय भी है। तो लगन पर तो शनि का प्रभाव नहीं है, सप्तम पर भी नहीं है, लेकिन सप्तमेश पर है ना। जी मैम। हाँ जी। अच्छा, D9 में देखिए इसी बात को। शनि लग्नेश के साथ ही बैठे हुए हैं। क्या सप्तमेश को भी प्रभावित कर रहे हैं? नहीं। कर रहे हैं मैम। 10वीं दृष्टि नहीं जाती उनकी। 1 2 3 4 5 शनि की 5वीं दृष्टि थोड़ी होती है। नहीं 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 मैम, मैं सप्तम को देख रही थी कि सप्तम को पीड़ित कर रहे हैं। हाँ, सप्तम भाव को पीड़ा दे रहे हैं, ये तो पक्की बात है। ठीक है ना, D9 में ये इधर देख भी रहे हैं जी। और लग्नेश के साथ बैठे हैं। कोई बात नहीं। और मैम एक चीज और मैं देख पा रही हूँ। हाँ जो हाँ, सप्तम का जो सप्तमेश है उसको दृष्टि दे रहे हैं, सप्तमेश को वहां पर ऊपर सेकंड हाउस में बैठ। कौन दे रहे हैं? 2 3 4 मैम गुरु दे रहे हैं नहीं सप्तमेश दे को रहे। भी। गुरु दे रहे हैं। तीसरे गुरु दृष्टि हो गया। ठीक है। गुरु दे रहे हैं, शनि नहीं दे रहे। शनि तो की तो दृष्टि तीसरी, और 7वीं और 10वीं होगी ना। हाँ। चलिए, अब यहाँ पर देखें कि जो प्रकाश पुंज ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, इन पे कोई पीड़ा आ रही हो? इन पे कोई पीड़ा? शनि की दृष्टि आ रही है चंद्रमा पर। 1 2 3। सूर्य पीड़ित नहीं, सूर्य नहीं है पीड़ित। सूर्य पे कुछ नहीं है ना। राहु या केतु की दृष्टि या कुछ और? मैम सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल नीच के हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम पीड़ा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई और ग्रह पीड़ित करता है ना
तो देखिए जो हमने चंद्रमा पे शनि का इफेक्ट देखा वही इफेक्ट हमें D9 में भी दिख रहा है, D9 में भी तो दिख रहा है। जी, D9 में भी चंद्रमा पीड़ित है। देखिए यहाँ पर भी चंद्रमा पीड़ित है शनि से, और यहाँ पे भी चंद्रमा पीड़ित है शनि से, यहाँ पर तीसरी दृष्टि से और यहाँ पर 10वीं दृष्टि से, है ना। जी मैम। अच्छा, और देखें, आपने कहा कि यहाँ पर ये नीच के होकर बैठ गए, तो क्या हमने सूत्रों में कहीं भी ऐसा पढ़ा कि अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो? यहाँ सूत्रों में ऐसा नहीं आया था। ओके मैम। हमने ये देखा था कि लगन एवं सप्तम भाव में शनि का अवरोध आ जाए, तो इसलिए हम पहले शनि से रुकावट को पढ़ रहे हैं कि शनि कुछ जगहों पर सप्तम भाव पर, लगन पर, और फिर हमने पढ़ा था कि वक्रीय ग्रह है शनि, यहाँ पर वक्रीय ग्रह शनि ही है, तो शनि का दूसरे भाव पर देखिए यहाँ पर विलंब का आधार बनता है, ये वाला सूत्र पढ़ा था। द्वितीय सप्तम भाव या उनके स्वामियों पर वक्रीय ग्रहों का प्रभाव विलंब के हेतु विचार किया जाता है, और इस चार्ट में हमने शनि क्योंकि वक्रीय है इसलिए देखा द्वितीय भाव पर। ओके मैम। प्रकाश पुंज ग्रहों को भी अफेक्ट कर रहे हैं। क्या मंगल और शनि का कोई रिलेशन आ रहा है? ये भी चेक कर लेते हैं। मंगल और शनि का D1 में तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा, यहाँ पर मैम D1 में एक 8वीं दृष्टि भी जा रही मंगल की शनि के ऊपर। 8वीं दृष्टि मंगल की जा रही है, लेकिन परस्पर दृष्टि तो नहीं है। हाँ, परस्पर नहीं है, मंगल की 8वीं दृष्टि। हाँ जी, परस्पर कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पर हो रहा है? नहीं। एक सूत्र जो कहता है कि इनके आपस में जो डिग्री है वो पास पास हो जाए, तो शनि की डिग्री 7 है और मंगल की डिग्री 5 है, तो क्या कहना चाहिए कि इनकी डिग्रियां पास पास है। इवन शुक्र की डिग्री भी 6 डिग्री है, तो अगर शनि के डिग्री के पास शुक्र की दृष्टि डिग्री है, तो क्या इसको ये मानना चाहिए कि कुछ पीड़ा शनि शुक्र को भी दे रहे हैं? डिग्री क्लोजनेस तो हुई ना, ये देखिए शुक्र और शनि के बीच में। मैम पर यहाँ पे वो 30 और 270 वाला कंसेप्ट चलेगा, 330 वाला, 30 एंड 330 वाला। मैं समझी नहीं, दोबारा बताइए। मैम जैसे हम षटबल में देखते हैं ना कि कोई ग्रह 30 या 330 के पार हो जाए तो वहां दृष्टि नहीं जाती। नहीं, ये केवल डिग्री क्लोजनेस की बात है, यहाँ पर तो दृष्टि नहीं है, ये डिग्री क्लोजनेस है। ओके मैम, ओके। ये है डिग्री क्लोजनेस। हाँ जी मैम, क्लोजनेस में तो काफी क्लोज है। हाँ, डिग्री क्लोजनेस तो देखो है ना, ये शुक्र है 6 डिग्री के और शनि है 7 डिग्री के, मैम क्लोज ही है, काफी क्लोज है। हाँ। इवन मंगल के भी क्लोज है, क्योंकि जब हम यहाँ पर नियम पढ़ रहे थे तो क्या यहाँ पर ऐसा लिखा था कि डिग्री क्लोजनेस होना भी एक कारण हो सकता है? अभी हमने पढ़ा था डिग्री क्लोजनेस से रिलेटेड। ये रहा एक साइन 13 डिग्री का। एक सेकेंड, ये तो सूर्य और शुक्र के बीच में। अभी देखिए, समान अंशों में संयुक्त हो, शुक्र कर्क राशि या सिंह राशि में चंद्रमा के साथ समान अंशों में युक्त हो, और एक और जगह हमने पढ़ा था कि इनकी आपस में कुछ ग्रहों की डिग्री क्लोजनेस हो जाने से भी दिक्कतें आती है। देखो ये रहा, शुक्र व शनि यदि समान अंशों में हो, लेकिन यहाँ सूर्य व शनि है, लेकिन यहाँ पे जो डिग्री क्लोजनेस आ रही है वो किसकी आ रही है? शुक्र के साथ आ रही है। जी।
सूर्य 12 डिग्री के हैं तो इनकी शनि के साथ तो डिग्री क्लोजनेस नहीं आई, लेकिन राहु के साथ इनकी डिग्री क्लोजनेस बन रही है। हाँ, राहु के साथ बन, राहु के साथ बन रही है और राहु शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। 12 डिग्री के सूर्य और 12 डिग्री के ही राहु, तो वक्रीय ग्रह का संबंध आ गया इसके साथ, सूर्य के डिग्री क्लोजनेस से। क्या ये संबंध यहां पर भी आ रहा है D9 में? यहाँ पर में इनका आपस में बहुत ज्यादा क्लोजनेस तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ क्योंकि D1 में डिग्री क्लोजनेस है तब तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। डिग्री क्लोजनेस तो हम D1 में ही चेक करेंगे। और कोई परेशानी दिख रही है यहाँ पर इस चार्ट में? एक जनरल रूल अगर हमने लगाना हो तो इसी चार्ट में आप देखिए, यहाँ शुक्र और सूर्य का एक्सचेंज हो रहा है, नहीं बल्कि कहना चाहिए बुध और शुक्र का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब सिक्स्थ लॉर्ड का एक्सचेंज होता है किसी के भी साथ, सिक्स्थ, एट्थ लॉर्ड और 12th लॉर्ड का एक्सचेंज होता है पूरी कुंडली में कहीं भी, तो कौन सा योग बनता है? दैन्य योग। तो इस चार्ट में तो दैन्य योग भी दिखता है। और मैम सप्तमेश अपने से 12वां हो रहा है, छठे में आके। सप्तमेश अपने से 12वां हो रहा है, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो छठे के साथ एक्सचेंज कर रहा है, ये दैन्य योग का कारण हो गया। और मैम सप्तमेश राहु केतु के एक्सेस में भी, राहु केतु के एक्सिस में भी है, वक्रीय शनि ग्रह से द्वारा, पीड़ित है। वक्रीय ग्रह द्वारा देखा जा रहा है, शनि से पीड़ित है। तो मैम सेवेंथ लॉर्ड की कंडीशन तो काफी क्रिटिकल है, पीड़ा में है। काफी ऊपर से मैम पाप कर्तरी में भी है, ऊपर से पाप कर्तरी में भी है। मंगल एक तरफ और सूर्य एक तरफ, सूर्य एक मंगल राहु सूर्य। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। तो लेट मैरिज के कारण तो कई बन रहे हैं, बन रहे हैं ना। चलिए अब हम दूसरे चार्ट को चेक कर ले। दूसरे चार्ट को जब हम चेक करते हैं तो इनका जो बर्थ है 1993 का, ये भी फीमेल चार्ट है। 1993 का मतलब कितने सालों के हो गए? 33 इयर्स के हो गए। इसको भी हम लेट मैरिज की कैटेगरी मानेंगे, अभी तक शादी नहीं हुई है जी। तो यहाँ पर देखें, मैम सूर्य शनि पास में बिल्कुल 5th हाउस में। सूर्य और शनि की युति एक साथ होना भी अच्छा नहीं है, है ना। अभी हमने सूत्रों में ये पढ़ा है, सप्तम भाव पर वक्रीय ग्रह की दृष्टि है, लगन पर भी वक्रीय ग्रह की दृष्टि है। यहाँ मंगल और गुरु दोनों वक्रीय हैं, है ना। तो सप्तम मैम भाव, हाँ जी, जो वक्री ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह वक्री हो तो शुभता होते हैं, हाँ जी, और अशुभ ग्रह वक्री हो तो अशुभता होते हैं। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर क्योंकि ये सप्तम भाव को वो कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, और ये सप्तमेश खुद ही है, सूर्य और शनि का आपस में युति संबंध बना हुआ है, और शुक्र और चंद्रमा का तो कोई, हाँ चंद्रमा देखिए,
चंद्रमा का तो इस राशि में आना ठीक है, लेकिन शुक्र भी ठीक है। चलिए, शुक्र को हम उचका है, कोई कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि शुक्र की स्थिति गलत है। क्या का, 9 में कारको कैसा चेक कर सकते हैं? मैम हाँ जी, क्या कारको भाव नाशाय कह सकते हैं शुक्र का यहाँ पे? बिल्कुल कह सकते हैं। कारको भाव नाशाय भी कह सकते हैं, और साथ में मालव्य योग भी बना रखा है। मालव्य राहु से दृष्टि को कह सकते हैं। दो वक्रीय ग्रहों का देखना। जी मैम। D9 में चेक कर लेते हैं। D9 में चंद्रमा का शनि के साथ आना। और क्या कोई प्लैनेट ऐसे हैं जो डिग्री संबंध में हो? सप्तमेश पीड़ित है मंगल और राहु से, नहीं मंगल से। मंगल इनको देख रहे हैं। हाँ मंगल देख मैम सप्तमेश। गुरु और चंद्र का ही है हाँ जी, नियर बाय, जो अनशाइन के चंद्र और गुरु गुरु और ही थोड़े थोड़े चंद्रमा पास है। ही है। हाँ, तो चंद्रमा और गुरु का पास आना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर शुक्र के साथ नहीं आना चाहिए था, है ना? शुक्र तो मैम स्वराशि के बैठे हुए हैं, बट हाँ वो यहाँ पर ये उच्च के हैं, दिग्बल नहीं, दिग्बल नहीं, दिशा यहाँ बल पर नहीं। ये स्वराशि के हैं। क्या सप्तम भाव किसी भी तरह से पाप कर्तरी में है? ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं है। मैम नहीं, गुरु लग्न में होना तो विवाह विलंब का कारण तो नहीं हो सकता ना? रेट्रोग्रेडेड है, वक्रीय गुरु है। बट डिनायल नहीं बता रहे मैम, क्योंकि भाग्य भाव में चंद्रमा और गुरु भी बैठे हुए हैं उच्च के होके यहाँ पे सप्तम में, है ना। जब हम डिनायल शुक्र के सूत्र पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिनायल के क्या सूत्र बनेंगे। हाँ ये मैम लेट ये मैरिज बता रहे हैं। ठीक है ना? हाँ अब चलिए तीसरा chart देख लेते हैं। मैम लेट मैरिज इसमें कैसे हमने देखी, इसमें इसी केस में? हमने ये देखा है कि अभी हमने तीनों दो जो पहले चार्ट देखा उस पे भी दशा नहीं लगाई, इस पे भी नहीं लगाई, लेकिन हमने जो सूत्र पढ़े हैं बस उनको रिलेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है ना? जो सूत्र हमने अभी यहाँ पर पढ़े हैं कि सप्तम भाव सप्तमेश पर वक्रीय ग्रह का प्रभाव आ जाए, सूर्य शनि आपस में एक साथ आ जाए, मंगल शनि की युति हो जाए, सूर्य शुक्र की डिग्री आपस में हो जाए, प्रकाश पुंज ग्रहों पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, शनि अगर कर्क राशिगत हो जाए, है ना? ये सारी चीजें अभी हमने यहाँ पर कोरिलेट करने की कोशिश की है। अभी हमने दशा भी नहीं देखी इनकी, अभी हम देखेंगे दशा भी। एक और ये चार्ट है, 1985 का बर्थ है, तो 2026 में ये 1985, ये कितने साल के हो गए? 31 नहीं 41। 41 के। इनकी शादी नहीं हुई है। ये भी फीमेल चार्ट है। इस पे अब हम सूत्र लगाकर देखते हैं। शुक्र का सूर्य के साथ हो जाना, दो शत्रु ग्रह, और शुक्र ही क्या है? सप्तमेश है। सप्तमेश है। शनि की दृष्टि होना, शनि की दृष्टि। हाँ जी है ना? मैम मंगल की दृष्टि भी है। मंगल की भी दृष्टि होना, मंगल की भी दृष्टि होना, जी। और कुछ? मैम जातिका खुद ही पीड़ा में है, क्योंकि लगन बहुत ज्यादा उसमें है। लगन, एक तो पहली बात वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन में ये तीसरे देशकांड का है, तो तीसरे देशकांड में क्या सर्प देशकांड या सर्प दृष्टांत, हाँ जी सर्प देशकांड तो बनता है, लेकिन ये हमने सूत्रों में नहीं पढ़ा क्योंकि शादी होनी है।
मैम 23/12/3 था ना? 23 23 12। 12 3। तो मैम ये सदृश खंड नहीं हुआ। चलो बचाव हो गया, वेरी गुड। हाँ। सर्वदेश अगर 22 डिग्री है तो यानी कि सर्वदेश कांड से बचाव हो गया है। लेकिन सूर्य और शुक्र का एक साथ आ जाना, जी मैम। और मैम मैम चंद्रमा, शनि और मंगल की दृष्टि होना। हाँ जी बोलो। मैम चंद्रमा से जो सप्तम भाव है वहाँ सूर्य और शुक्र साथ में है। हाँ और जी अगर हम शुक्र से सप्तम देखते हैं तो बुध है सप्तमेश, और वो भी अगेन शनि के साथ है लगन में। जी बिल्कुल ठीक बात है। शुक्र से सप्तम देखते हैं तो यहाँ चंद्रमा है, और जो ये सप्तमेश है वो शनि के साथ है। ठीक है, अब यहाँ D9 में चेक कीजिए, यहाँ पे सूर्य राहु के साथ हो जाना, और चंद्रमा का 12th हाउस में जाना। अभी हमने यहाँ पर जब सूत्र पढ़ रहे थे तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि सप्तमेश या चतुर्थ का भावगत होना। चतुर्थेश को क्यों नहीं देख रहे हम? तो चतुर्थेश इस चार्ट में शनि। शनि है, और ये सप्तमेश, तो ये तो दुष्पापगत नहीं हुए। बट मैम लेकिन D9 यहाँ पर चले गए ये, और मैम शनि से भी दृष्ट हो रहे हैं ये। शनि से सप्तमी। दृष्ट भी हो रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि 7th हाउस का स्वामी जो कि मारक भाव का स्वामी भी है, एक मारक हाँ भाव का स्वामी सेकंड मारक भाव में चला गया, तो ये भी तो अशुभ स्थिति है। बिल्कुल है ये अशुभ स्थिति, और साथ में वहां पे जाके शत्रु के साथ बैठ गया। और मैम भले ये नहीं मानते गुरु को शत्रु, बट गुरु तो इनको मानते हैं। तो 9th धनु राशि में। धनु राशि में शुक्र का जाना सम राशि में जाना होगा। सम राशि में। ठीक है मैम। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर हमें ऐसा नहीं लग रहा कि चतुर्थेश के साथ कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन क्या इन चार्ट्स में देख सकते हैं हम चतुर्थेश का? चतुर्थेश त्रिक भावों में तो नहीं है, लेकिन क्या इसमें है त्रिक भावों में? नहीं, इसमें भी नहीं है। क्या इस वाले चार्ट में चतुर्थेश का हम त्रिक भावों में जाना कह सकते हैं? नहीं, इसमें भी नहीं दिखता, तो ये नहीं तो एक मैम। अच्छी स्थिति हो गई। लेकिन सप्तमेश जरूर त्रिक भावों में चले गए हैं। हम्म। यहाँ पर भी देखिए, गुरु गुरु तो नहीं गए यहाँ पर। यहाँ पर चंद्रमा भी ठीक स्थिति में है, लेकिन बस शनि के साथ है। और तीसरे चार्ट में हम देखेंगे शुक्र तो सेकंड हाउस में गए हैं, और यहाँ पर चंद्रमा ये गलत चले गए, और शनि से दृष्ट हो गए। तो तीनों केसेस में हम ये तो देख रहे हैं कि शनि कहीं ना कहीं चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, इस चार्ट में भी, इस चार्ट में भी, और इस चार्ट में भी। शनि चंद्रमा को प्रभावित तीनों चार्ट्स में कर रहे हैं, और ये हमारे सूत्रों में भी, हमने जो सूत्र पढ़े हैं उसमें है कि प्रकाश पुंज ग्रहों पर अगर शनि का प्रभाव आए तो ये विलंब का कारण बनता है। चलिए अब इनकी दशाओं की बात कर लेते हैं। तो ये जो पहला चार्ट है इसमें गुरु में गुरु की दशा चल रही है। दूसरे चार्ट में मंगल की महादशा चल रही है, जो 2027 तक चलेगी, यानी कि मंगल में चंद्रमा।
और ये जो चार्ट है इसमें शनि की महादशा चल रही है और शनि में शुक्र चल रहे हैं। अब क्या हम कह सकते हैं इसके बारे में? दशाएं तो सारी फेवरेबल हैं एज पर द चार्ट्स। गुरु तो भाग्य शांत- भाव के स्वामी है और हम्म। स्वराज्य के बैठे हुए हैं, तो भाग्य से तो मैम सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु और विवाह का 12th हाउस कारक भी है गुरु के फीमेल के स्वामी चार्ट है, में। वही बैठे हुए हैं, ट्राइन को देख भी रहे हैं मैम 12th हाउस भी एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि और गुरु की गोचर में राशि भी है। यहाँ पर है इन दिनों। हाँ जी। 12th हाउस के स्वामी गुरु हैं, तो 12th भी, और शनि वहाँ बैठे हुए हैं। गुरु में गुरु की दशा है। अच्छा, इस चार्ट में देखें मंगल और चंद्रमा। मंगल बने तृतीयेश और देखो मैम, अष्टमेश। मंगल मांगल्य भाव के स्वामी हैं और हाँ दशा जी, चल रही है मांगल्य भाव की। अगर स्त्री की कुंडली है तो मांगल्य भाव तो एक्टिव हो रहा है उसका, हाँ जी। और अगर मंगल में चंद्रमा चल रहे हैं तो 12th हाउस भी एक्टिव हो रहा है। और गोचर में गुरु का गोचर यहाँ पर भी है। लाभ भाव में गुरु का गोचर हो रहा है और गुरु खुद यहाँ लगन में बैठे हुए हैं, सप्तम को देख भी रहे हैं, और सप्तम स्वर उच्च के। उच्च के हैं और वहां शुक्र बैठे हुए हैं, तो दिख तो रहा है मैम, शादी तो दिख रही है। चलिए अब इस चार्ट में देखते हैं। इस चार्ट में शनि और शुक्र की दशा है। शनि तो देख रहे हैं, शुक्र की राशि को देख ही रहे हैं, शनि सप्तम सप्तम को देख रहे हैं, और शुक्र मैम दूसरे भाव जो परिवार का कुटुंब का भाव होता है वहां पे बैठे हुए हैं। तो मैम आपको नहीं लग रहा ये विवाह होने वाला है? और पंचम भाव एक्टिव हो रहा है क्योंकि सबसे पहले एडी अपनी उच्च की राशि के फल देता है। बिल्कुल देता है। तो मैम ये विवाह संपन्न होने वाला नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि चलिए अब गुरु भी इसमें हम नवम दृष्टि दे एक रहे बार हैं। दोहरा गोचर भी लगा कर देखते हैं, क्या ये शनि की स्थिति आजकल यहाँ पर है? तो मैम तो लग ही गया, गुरु की नवम दृष्टि आ रही है वहां पे। मैम पंचम और सप्तम दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं, सेकंड भी एक्टिव हो रहे हैं, लग्न भी एक्टिव हो रहे हैं। पीक टाइम है मैम अभी तो ये गुरु और शनि दोहरा 31 गोचर। अक्टूबर को 31 अक्टूबर को गुरुदेव यहाँ आ जाएंगे। अभी तो दोहरा गोचर कहीं नहीं लग रहा, क्योंकि दोहरा गोचर सम्मिलित दृष्टियों से लगता है। शनि और गुरु की दृष्टि से कह रहे हैं ना आप? तो हाँ, शनि तो वही है, तो पहले वही है तो उसकी वो तो रहेगी ना, 12th नंबर काउंट करेंगे ना शनि की दृष्टि से। दोहरा गोचर ऐसे कहते हैं जैसे शनि भी उसी हाउस को देख ले और गुरु भी देख ले। तो मैम जैसे शनि वहां बैठे तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम? नहीं, ऐसे नहीं करते। ठीक है हम उसकी सम्मिलित दृष्टियों को देखते हैं। जी। अब जब 31 अक्टूबर को गुरु यहाँ आ जाएंगे तब इनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी और शनि की यहीं पड़ेगी, और 31 अक्टूबर तक तो शनि नहीं जा रहे। तो मैम फिर सप्तम पे भी पड़ेगी दोनों की दृष्टि, कैसे पड़ेगी? 1 2 3 शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। अच्छा, और इनकी कैसे लाएंगे यहाँ पर 10वीं दृष्टि? नहीं, हाँ सॉरी, नो ठीक है, मैं ये स्किप कर गई थी, ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये मुझे जहां तक उम्मीद है, पर अभी हम एक नियम और पढ़ेंगे, ठीक है, वो गोचर का ही नियम है। क्या इसमें भी कहीं पर जब ये गुरु, ये क्या नाम है, गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो कहाँ पर बनेगा इनका दोहरा गोचर? चौथे घर पर। तीसरी दृष्टि, हाँ जी, 4th हाउस पे भी। 4th हाउस का बनेगा। 4th हाउस पे बनेगा। अच्छा, जब यहाँ पे गुरु इधर आ जाएंगे और शनि तो यहीं पर रहेंगे तो दोहरा गोचर कहाँ बनेगा? भाग्य भाव पर। हाँ भाग्य भाव पर है ना? जी मैम। चलिए कोई बात नहीं। एक सूत्र और है जो गोचर से रिलेटेड ही है, क्योंकि हम गोचर की बात करने लगे हैं
तब मैं आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करती हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। एक सेकंड बस। एक सेकंड बस। यहाँ पर ये जो अब मैं ओपन कर रही हूँ, पहले हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये पेज विजिबल है आप लोगों को? इसकी हेडिंग है गोचर का शनि। ठीक है। गोचर का शनि एवं तृतीय दृष्टि से जन्म कुंडली के शनि को देख ले तो विवाह संपन्न होता है। ये एवं हटा देना। गोचर का शनि अगर तृतीय दृष्टि से जन्म कुंडली के शनि को देख ले तो विवाह संपन्न होता है। क्या इन तीनों कुंडली में ऐसी स्थिति बनेगी? गोचर के शनि इस समय यहां पर है, और ये तो शनि के ऊपर ही गोचर हो गया। और तीसरी दृष्टि से देखना है ना। तीसरी दृष्टि से देखना है। नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गोचर का शनि एवं जन्म कुंडली के शनि के ऊपर से भ्रमण करे। गोचर का शनि जन्म कुंडली के ऊपर से भ्रमण करे तो विवाह संपन्न होता है। तो एक कंडीशन पे तो ऐसा हो रहा है। जी, दिख रहा है ना ये? हाँ जी। एक और सूत्र है। अधिकतम विलंब वाले नियमों में गोचर का शनि जब दशम व सप्तम दृष्टि से जन्म कुंडली के शनि को देखे तब विवाह संपन्न होता है। तो इस वाले को तो छोड़ देते हैं। क्या यहाँ पे गोचर करता हुआ शनि दशम दृष्टि से या फिर सप्तम दृष्टि से, ये तो नहीं देख रहे। यहाँ पर भी नहीं देख रहे। लेकिन जब शनि अपनी नीच राशि में यहाँ पर आ जाएंगे तो ये जरूर देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे तब। तो ये शनि से रिलेटेड कुछ सूत्र हैं। गोचर का शनि, अच्छा ये तो शीघ्र विवाह के केस में है, इसको भी शीघ्र विवाह वाले पार्ट पे लगाकर देख लेंगे। गोचर का शनि एवं जन्म के पंचम भाव से दशम से सप्तम भाव पर दृष्टि निश्चय करे तो भी विवाह संपन्न होता है। जन्म कुंडली, ये भी शीघ्र विवाह से रिलेटेड ही है। जन्म कुंडली के शनि से गोचर के शनि चतुर्थ दशम का संबंध स्थापित करे तो भी विवाह संबंध संपन्न होता है। एक और आता है, जन्म कुंडली का शनि से गोचर का शनि त्रिकोण भाव में विचरण करे, अर्थात जन्म कुंडली शनि से पंचम या नवम में विचरण करे तो विवाह संपन्न होता है। तो यहाँ पर तो ये चीज दिख रही है। हाँ है ना? जी। तो एक जी केस जो 1985 वाला है, इसमें ऐसा सीन दिखता है। दूसरा, इसमें ऐसा सीन दिखता है। दिख रहा है ना? जी तो ये कुछ गोचर के नियम है और ये कुछ विलंब से विवाह के नियम हैं, जिनको आप अलग अलग कुंडलियों पे लगाकर देखो और देखो इसमें कितनी सत्यता साबित होती है। ठीक है ना? डिग्री क्लोजनेस जरूर देखनी है, शुक्र और सूर्य का संबंध देखना है, शुक्र और चंद्रमा का संबंध देखना है।
तो इनसे बहुत सारी चीजें विवाह से संबंधित सामने आएंगी।